Hello everyone, I am Dr. Satish Chandra Agarwal, Associate Professor Economics, Government College D। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं, सीमाएं और इनके क्या उपयोग हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र में दो प्रकार की आर्थिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। पहली वे आर्थिक घटनाएं जिनका संबंध एक व्यक्तिगत इकाई से होता है, जैसे एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन, एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन, एक फर्म किस तरीके से अपनी कीमत और उत्पादन को निश्चित करती है। दूसरे जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल रोजगार, इन सब का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से हो। तो इन दोनों प्रकार की घटनाओं के आधार पर ही हम अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों शब्दों का सर्वप्रथम उपयोग एक ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रेगनार फ्रेस ने 1933 में किया था। हम जानते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही विकसित किया। एडम स्मिथ, जिनकी पुस्तक जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी, वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, में एडम स्मिथ कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण करने पर यह पता लगता है कि व्यक्ति अपनी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मार्शल ने भी व्यक्ति के भौतिक कल्याण की अभिवृद्धि को ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताया। परंतु 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने ही अर्थशास्त्रियों का ध्यान समष्टि अर्थशास्त्र की ओर केंद्रित किया। प्रोफेसर जेएम कीन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको शॉर्ट में जनरल थ्योरी कहा जाता है, इसके अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया कि पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति का अध्ययन करने के लिए समष्टि अध्ययन यानी मैक्रो लेवल पर स्टडी करना आवश्यक है। अब हम व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इसके संबंध में हम प्रोफेसर बोल्डिंग और प्रोफेसर हेंडरसन इनके विचारों पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिनका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से होता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के विचार में व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक संगठनों तथा उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया का अध्ययन है तथा इसमें विशिष्ट आर्थिक मात्राएं एवं उनका निर्धारण भी सम्मिलित है। हेंडरसन तथा क्वांट के मत में व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इन परिभाषाओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विशिष्ट आर्थिक क्रियाओं या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन, एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र को प्राइस थ्योरी, मूर्त सिद्धांत के नाम से भी व्यक्त किया जाता था। अब हम इनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है कि इसके अंतर्गत
जैसा कि हमने पहले चर्चा की, एक इकाई की आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरे, एक उपभोक्ता या उत्पादनकर्ता अपने उपभोग एवं उत्पादन में परिवर्तन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग अथवा पूर्ति को प्रभावित नहीं कर पाता। तीसरे, इसके अंतर्गत वस्तु की मांग तथा पूर्ति घटकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मांग के अंतर्गत उपयोगिता, मांग का नियम, मांग की लोच, उपभोक्ता की बचत तथा पूर्ति के अंतर्गत फर्म द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के उपयोग से संबंधित सिद्धांतों के प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? यूजेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके संबंध में प्रोफेसर विलास ने विभिन्न क्षेत्रों में इसके व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग की चर्चा की है। व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक निर्णय, यह व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों आदि को अपने अपने आर्थिक व्यवहार के संबंध में उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। उपभोक्ता तथा उत्पादनकर्ता व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही प्रतिस्थापन नियम द्वारा अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। वस्तु एवं साधन के मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में उपयोग, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग तथा पूर्ति के निर्धारक घटकों द्वारा वक्र की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जो वस्तु एवं साधन की कीमत निर्धारण के लिए आवश्यक होता है। सरकारी नीति निर्धारण में प्रयोग, सरकार प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संपन्न करती हैं। वह विभिन्न वस्तुओं व साधनों की अधिकतम एवं न्यूनतम कीमतें निर्धारित करती हैं, जिन सीमाओं में एक उपभोक्ता एवं उत्पादनकर्ता वस्तुओं व साधनों की खरीद एवं बिक्री कर सकते हैं। इसी प्रकार सरकार द्वारा निर्धारित कर नीति अथवा सार्वजनिक व्यय नीति का उपभोग, उत्पादन तथा वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण से हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, आर्थिक कल्याण की जांच करने में भी इसका उपयोग हो सकता है। इसके द्वारा यह पता आसानी से लगाया जा सकता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग से समाज में रहने वाले व्यक्तियों को कितना संतोष प्राप्त होता है। इसके द्वारा उपभोक्ता की बचत की माप की जा सकती है, जो आर्थिक कल्याण का एक मुख्य संकेतक है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान की उपलब्धि, हम जानते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयाँ मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। अतः इस होल इकोनॉमी को समझने के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसकी उपयोगिताओं के साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, क्योंकि इतना सब उपयोग होने के बावजूद भी पहली इसकी सीमा है। व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं कर सकते। वर्तमान में ऐसी नीतियों का निर्माण करना आवश्यक है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति की स्थिति है, भुगतान संतुलन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, खाद्य समस्या है, इन सब का हल हम प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होगी। इसके लिए हमें व्यापक अर्थशास्त्र की सहायता लेनी ही होगी। नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण करते समय हम अन्य बातें समान रहने की मान्यताओं को लेकर चलते हैं, जो कि एक अव्यवहारिक है। यह मान्यता विश्लेषण को सरल तो बना देती है, परंतु विषय की वास्तविकता की अवहेलना करती है। अब हम चर्चा करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय हुई, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल आदि का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपनी परिभाषा में कहा है कि व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं, बल्कि इन मात्राओं के समूहों का अध्ययन होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है,
व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है, और व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। प्रोफेसर एक्ले ने व्यापक अर्थशास्त्र की तुलना एक ऐसे वन से की है जिसका निर्माण विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों या वृक्षों से होता है, परंतु व्यापक अर्थशास्त्र में उन वृक्षों रूपी इकाइयों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि सामूहिक रूप अर्थात संपूर्ण वन में अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यापक अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अथवा उससे संबंधित बड़े योगों, एग्रीगेट्स एवं औसतों, एवरेजेस का अध्ययन करता है। इसकी भी कुछ समष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को महत्व प्रदान करने का श्रेय प्रोफेसर कीन्स को है। उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कीन्स को कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि इनकी पुस्तक जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, जनरल थ्योरी, इसको प्रकाशित करके इन्होंने विश्व की विभिन्न जो समष्टिगत समस्याएं हैं उनका विश्लेषण किया, और हम देख रहे हैं कि वर्तमान में इसका बहुत ही महत्व बढ़ता जा रहा है। जब जानते हैं कि जब हम 1930 की महामंदी आई थी, तब प्रोफेसर कीन्स ने इस महामंदी के कारणों का अध्ययन किया और उसमें बताया कि अगर हम एग्रीगेट्स डिमांड को बढ़ा दें तो हम इस महामंदी की जो समस्या है इससे हम थोड़ा बहुत निजात पा सकते हैं। प्रोफेसर कीन्स ने इसका समष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग के बारे में बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों के निर्धारण में यह सहायक है। सरकार अपने देश में लाभ को अधिकतम करने के लिए अनेक नीतियां निर्धारित करती हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है। सरकार इन समष्टिगत मात्राओं की सहायता से आर्थिक विकास की योजनाएं बनाती हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाने हेतु बचत व विनियोग के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। देश के आर्थिक विकास की जानकारी हमें समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही पता लगती है, क्योंकि विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन हेतु राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मुद्रास्फीति या बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति की जानकारी हेतु हम सामान्य कीमत स्तर का प्रयोग करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसकी जानकारी के लिए भी हम समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग करते हैं। एक वस्तु की कीमत पर सामान्य कीमत स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। समष्टिगत मात्राओं का अध्ययन अलग से करना भी आवश्यक है, क्योंकि समष्टिगत मात्राएं व्यष्टिगत मात्राओं का योग मात्र नहीं होती, बल्कि इन मात्राओं की अपनी एक अलग विशेषता होती है। जिस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं, उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र की भी कुछ सीमाएं हैं। व्यक्तिगत इकाइयों वो महत्व नहीं है इसके अंतर्गत। समष्टि अर्थशास्त्र में केवल समूहों का ही अध्ययन किया जाता है, उसकी व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। एक व्यक्ति की बचत में वृद्धि होने से उस व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि हो सकती है, परंतु इस बचत का सामाजिक कल्याण के परिवेश में कोई महत्व नहीं होता। भ्रमात्मक जो परिणाम का भय बना रहता है, प्राय हम देखते हैं कि समष्टिगत मात्राओं का विश्लेषण करके बनाई जाने वाली नीतियाँ कभी कभी भ्रमात्मक परिणाम उत्पन्न कर देती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम सामान्य कीमत सूचक अंक को स्थिर देखकर यह अनुमान लगाएं कि वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं, तो यह अनुमान गलत होगा, क्योंकि कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है। पर सामान्य कीमत स्तर तो स्थिर रहेगा ही, परंतु व्यक्तिगत वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव हम देखने को मिलते हैं। समष्टिगत मात्राओं की प्राप्ति में कठिनाइयाँ आती हैं। प्राय हम देखते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों के मूल्यों को जोड़कर समष्टिगत मात्राओं को प्राप्त करते हैं, परंतु यह तरीका उपयुक्त नहीं है। विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य आंक कर उनकी सहायता से देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है। अब हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र की जो पारस्परिक निर्भरता है, इनमें आपस में क्या संबंध है, हमें इस पर चर्चा करेंगे।